हेलो एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। ओके 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 ओके। सो आज का जो हमारा सेशन है वो सोशियोलॉजी के ऊपर है। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं 2-5 मिनट, सारे लोग आ जाए, फिर एक बार शुरू करते हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो सेशन है सोशियोलॉजी का, वो हम 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहले बुक लिस्ट बताऊंगा मैं आपको, उसके बाद सोशियोलॉजी को पढ़ना कैसे है, उसके बाद सोशियोलॉजी में आंसर राइटिंग कैसे होगा, और लास्ट में हम 2-3 आंसर कैसे लिखेंगे उसका प्रैक्टिकली देख लेंगे कि किस तरह से एक पूरा रफ स्केच बनाया जाता है आंसर का। ठीक है, तो आप में से कोई ऐसा है जो हिंदी में एग्ज़ाम देने वाला है या सब इंग्लिश वाले ही हैं? आप मुझे लिख के दे दीजिए चैट बॉक्स में। कोई हिंदी वाला है स्पेसिफिक जो सोशियोलॉजी की हिंदी में तैयारी करना चाहता है? ठीक है, ओके। कुछ लोग हैं जो हिंदी में देने वाले हैं, तो हम दोनों का बुक लिस्ट देख लेंगे। आई सपोज़ कि आप लोगों ने सिलेबस तो देखा होगा पेपर 1 और पेपर 2 का, तो उसी अकॉर्डिंग हम पूरा समझ लेते हैं। आज सबसे पहले बुक लिस्ट की बात करेंगे हम। तो इंग्लिश में जो है आपके लिए 3 या 4 ही बुक आपको पढ़ना है इंग्लिश मीडियम में अगर आप दे रहे हैं तो। हिंदी में दिक्कत ये है कि हिंदी में बुक्स ज़्यादा अवेलेबल है नहीं जहाँ पे सारा कंसोलिडेट दिया हो। ठीक है, पर मैंने कुछ कुछ बुक्स जो है एनलिस्ट कर दी हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश में पेपर 1 के लिए हर्लम्बस एंड हॉलबॉर्न करके एक बुक आता है ब्लू कलर का, सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव। अगर वो बुक आपके पास है तो आपका पेपर 1 ऑलमोस्ट 70 to 80% कवर हो जाएगा। ठीक है, उसमें चैप्टर नंबर 2, 3, 5, 7, 8 और 9 ये सारे चैप्टर आप वो बुक से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा एक बुक आता है जॉर्ज रिट्सर का, वो मोस्टली थिंकर्स के लिए होता है पेपर 1 के। कार्ल मार्क्स है, डर्कहाइम है, कोई भी है आपके। और पेपर 1 में ये 2 बुक से आपका मोस्टली सारा हो जाएगा। और एक और बुक आता है जिसका नाम है एसेंशियल सोशियोलॉजी बाय नितिन सांगवान। ठीक है, ये बुक मोस्टली रिवीजन पर्पस के लिए है, पर अगर आपको कोई और टॉपिक कोई बुक में से नहीं मिल रहा है तो आप ये बुक रेफर कर सकते हैं। जैसे GH मिड का जो टॉपिक है वो इस बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है, आपको रिट्सर वगैरह में उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो एसेंशियल सोशियोलॉजी नितिन सांगवान की जो है वो आप तभी यूज़ करिए जब आपको बाकी के जो टॉपिक्स है वो ये 2 बुक में से ना मिले। तो 2 बेसिक बुक है आपकी, एक है हर्लम्बस और दूसरी है जॉर्ज रिट्सर। ये 2 के अलावा जो जो टॉपिक्स छूट जाते हैं वो आप एसेंशियल सोशियोलॉजी बाय नितिन सांगवान में से पढ़ सकते हैं। फिर पेपर 2 की बात है। अब पेपर 2 जो है बहुत सारे टॉपिक्स हैं और काफ़ी वो फैला हुआ है, तो उसमें आपको मेनली इग्नोयू के जो नोट्स हैं BA और MA के, उसमें टॉपिक वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा 2 और बुक्स हैं, एक है राम आहूजा की इंडियन सोसाइटी जो
आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लेगी। और दूसरी एक बुक आती है थिंकर्स के लिए, बीके नागला का बुक है, ठीक है। तो बीके नागला का बुक आप ले लीजिए। एक और बुक है जो बहुत अच्छा है थिंकर्स के लिए, इंडियन थिंकर्स एक्चुअली बहुत अच्छे से कवर नहीं किए गए कोई बुक पे, बीके नागला में भी वही प्रॉब्लम है। तो मैंने एक बुक पढ़ा था बाय एस.एल. जोशी। एस.एल. जोशी का एक बुक है पर वो हिंदी में है, ठीक है, तो आपको थोड़ा ट्रांसलेट करना पड़ेगा उसको। तो अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो आपके थिंकर्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। दूसरा एक इंडियन सोसाइटी, उसमें सोशल स्ट्रक्चर के जो टॉपिक्स है आपके, किनशिप हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे रिलीजन हो, वो अच्छे से कवर किया हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा के जो टॉपिक्स है वो आप इग्नोयू से पढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश में इतने बुक लिस्ट है मेनली आपके। पेपर 1 के लिए आपके पास है हर्लम्बस और जॉर्ज रिट्सर, और उसके अलावा नितिन सांगवान। और पेपर 2 के लिए है राम आहूजा, बीके नागला और इग्नोयू, ठीक है। और इसमें भी पेपर 2 में भी अगर आपको कुछ चीज़ नहीं मिल रहा है तो आप नितिन सांगवान का बुक रेफर कर सकते हैं। हाय हिमांशु। और फिर हम बात करते हैं हिंदी की। अब हिंदी में ये है दिक्कत कि कोई एक ऐसा बुक नहीं है, जैसे पेपर 1 में हल्लम्बस है सोशियोलॉजी के लिए इंग्लिश में, और एसेंशियल सोशियोलॉजी है, वैसा हिंदी में मैंने काफ़ी सर्च किया पर मुझे कुछ मिला नहीं। और कोई ऐसे नोट्स भी फेमस नहीं है जो मार्केट में अवेलेबल हो। जैसे पेपर 1 के लिए आपके उपेंद्र गौड़ सर के बुक्स नोट्स बहुत फेमस हैं, और पेपर 2 के लिए महापात्रा सर के नोट्स अच्छे हैं। वैसा हिंदी में मुझे कोई इतना खास रिव्यू नहीं मिला, पर कुछ कुछ बुक्स जो मुझे लगी है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है आपके प्रमुख समाजशास्त्रीय विचारक बाय एस.एल. जोशी। ये मैं आपको फ़ोटो शेयर कर दूंगा ये बुक लिस्ट का, ठीक है, अगर आप लिख पाओ तो लिख लो। पहला बुक आपको जो चाहिए होगा वो है प्रमुख समाजशास्त्रीय विचारक बाय एस.एल. जोशी। दूसरा है भारतीय सामाजिक विचारक बाय एस.एल. जोशी। ये दोनों बुक्स जो है आपको पूरा नहीं पढ़ना है कवर टू कवर, पर जो जो टॉपिक्स है, ठीक है, जो जो थिंकर्स आपको दिए गए सिलेबस में सिर्फ उतना ही आपको पढ़ना है। तो ये दो बुक जो है दो थिंकर्स के लिए हैं। उसके बाद भारतीय समाज करके एक बुक है राम आहूजा की, जो इंग्लिश में है वही हिंदी में भी है, और वो काफ़ी अच्छी बुक है पेपर 2 के लिए। फिर एक है समाजशास्त्र समाज की समझ बाय योगेश अटल, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको बेसिक समझना है सोशियोलॉजी का तो आप समाजशास्त्र विश्वकोश बाय एच.के. रावत, उसमें सारे टर्म्स जो है एक्सप्लेन किए गए, एक तरह से डिक्शनरी है सोशियोलॉजी की, वो आप जो है रिफ़र कर सकते हैं। और इसमें भी आपको बीए और एमए के नोट्स ज़रूर पढ़ने हैं। हिमांशु, ये सोशियोलॉजी का लेक्चर है, पाली का नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शनल का बुक लिस्ट हो गया आपका। और अब इसके बाद हम देख लेते हैं, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो बता दो, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ अगर कुछ आपको समझ में ना आया हो बुक लिस्ट में। आई होप सबको समझ में आ गया। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब एक सवाल आता है कि सोशियोलॉजी को पढ़ा कैसे जाए। अगर आप बिल्कुल नए हैं सोशियोलॉजी से तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। लास्ट बुक रिपीट करना है। लास्ट बुक है समाजशास्त्र विश्वकोश बाय एच.के. रावत। ये लिस्ट में शेयर कर दूंगा अभी। अब बात आती है कि सोशियोलॉजी को पढ़ा कैसे जाए। तो सोशियोलॉजी को अगर आपको अच्छे से समझना है, पेपर 1 और पेपर 2 को हमेशा क्लब करके पढ़िएगा, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 के अराउंड 50 to 60% टॉपिक्स जो हैं वो इंटरलिंक्ड है, ठीक है। जैसे पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पेपर 1 में भी है, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पेपर 2 में भी है, रिलीजन एंड सोसाइटी पेपर 1 में है, पेपर 2 में भी है। उसी तरह से जो थिंकर्स हैं वो भी एसोसिएटेड है एक दूसरे से। जैसे अगर आप इमाइल डरखाइन को पढ़ेंगे जो फंक्शनलिस्ट हैं तो आपको श्रीनिवास मिल जाएंगे इंडिया में, ठीक है। वैसे ही जीएस गुरिये भी मिल जाएंगे। जीएस गुरिये भी जो है सोसाइटी को इंटीग्रेट करने की बात करते हैं, वही बात इमाइल डरखिम और पार्सन्स भी करते हैं, ठीक है। तो थिंकर्स को इंटीग्रेट करके पढ़िए। उसी तरह से कार्ल मार्क्स और ए.आर. देसाई को हमेशा साथ में पढ़िए, क्योंकि दोनों का जो पर्सपेक्टिव है मार्क्सिस्ट है, ठीक है, इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट है दोनों, तो आप उसको उस हिसाब से पढ़िए। फिर किनशिप को साथ में पढ़ लीजिए, स्ट्रेटिफिकेशन को पढ़िए। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो बेसिक आपकी जो सोशियोलॉजी की टेक्स्ट बुक है 11th और 12th के, वो आप अच्छे से पढ़िए और फिर ये सब बुक्स पे आना, ठीक है। शुरुआत से ये बुक्स पढ़ोगे तो काफ़ी समझ में नहीं आएगा। तो आपका अप्रोच हमेशा इंटीग्रेटेड होना चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, क्योंकि दोनों के अराउंड 50 to 60% टॉपिक्स कॉमन है। उसी तरह से जब आप स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं पेपर 1 में, तो क्लास, कास्ट, ट्राइब इन इंडिया वो है, उसको भी आप साथ में पढ़िए पेपर 2 का, क्योंकि वो कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है।
फिर एक क्वेश्चन आता है कि जनरली कितना टाइम चाहिए सोशियोलॉजी पढ़ने में। तो अराउंड 2.5 से 3 महीने में आप अच्छे से स्टडी करते हो तो पूरा सोशियोलॉजी आप कवर कर सकते हो। 3 महीने से ज़्यादा जनरली नहीं लगेगा आपको, ठीक है। फिर पेपर 1 और पेपर 2 जब आप इंटीग्रेटेड पढ़ोगे तो जब आप आंसर लिखते हो तो दोनों के जो कंसेप्ट और थिंकर्स हैं आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। मतलब पेपर 1 में कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो आप पेपर 2 के थिंकर्स उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा रहेगा। उससे जो इवेल्युएटर उसको भी लगेगा कि भाई ये बंदे ने जो है कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इसको पढ़ा है, ठीक, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा है, वो इंटरलिंक कर पा रहा है, ठीक है। फिर कुछ कुछ टॉपिक्स जो है हर साल आते हैं, जैसे अगर आप कार्ल मार्क्स देखोगे तो कार्ल मार्क्स आपको हर बार पेपर 1 में कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो वो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और काफ़ी डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है। और वैसे ही पेपर 2 अगर आप देखोगे तो पेपर 2 में विमेंस इशू, एनवायरमेंटल इश्यूज ये हर बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वो सारे टॉपिक्स आपको लास्ट 5 से 7 साल के पेपर को एनालाइज करना है और उसको वो सारे टॉपिक्स आपको ढूंढ के निकालने के कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। और जब कभी भी आप एग्जाम में जाओ तो कम से कम आपका 3 बार रीडिंग हो जाना चाहिए सोशियोलॉजी का। उसके पहले आप मत लिखिएगा पेपर, क्योंकि उतना सॉलिड आपका फाउंडेशन नहीं बनेगा। तो कम से कम 3 रीडिंग आपका हो जाना चाहिए बिफोर राइटिंग इन मेंस, ठीक है। और कोई भी ऐसा बुक नहीं है जो आपको कवर टू कवर पढ़ना हो, ठीक है। जो सिलेबस में लिखा है सिर्फ उतना ही पढ़ना है। मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि पेपर 2 में जो है आप कुछ कुछ थिंकर्स जो है उसको एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव आप थोड़ा पढ़ लीजिए, जिसमें आपके डॉक्टर अंबेडकर आते हैं, ठीक है। वैसे ही आपका सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव है, उसमें सुरजीत सिन्हा है। तो ऐसे 2-3 थिंकर्स ऐसे हैं जो आप काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जीएस में भी हेल्पफुल रहेंगे, सोशियोलॉजी में भी हेल्पफुल रहेंगे, और जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो भी हेल्पफुल रहेंगे। तो कुछ थिंकर्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ लेने चाहिए, भले वो एक्स्ट्रा है। अंबेडकर है, डीपी मुखर्जी आप पढ़ सकते हो अगर चाहो तो। ये जो मैंने आपको बुक कहा एस एल जोशी, उसमें बेसिक आप ऊपर ऊपर से पढ़ लो कि उसमें क्या क्या दिया गया है, ठीक है। सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव देख लो, और सुरजीत सिन्हा और एनके बोस का जो सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव है। तो 3-4 थिंकर्स आप पेपर 2 में एक्स्ट्रा पढ़िएगा, वो आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग देगा सोशियोलॉजी का और इंडियन सोसाइटी का भी, ठीक है। तो ये हो गई बात बुक लिस्ट की और सोशियोलॉजी को किस तरह से हमें अप्रोच करना है। इस दोनों में अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछिए, वरना फिर मैं आंसर राइटिंग की बात करता हूँ डायरेक्ट। विच स्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस और इंटरव्यू? एक्चुअली दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मार्क्स क्या आएंगे वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पहले से, ठीक है। तो आपको आपका 100% हर एक स्टेज में देना है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। और क्या क्वेश्चन है आज? ओके सर, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं। अगर आप देखोगे तो थिंकर्स है, सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी, ये सारे टॉपिक्स में आपको क्वेश्चंस रिपीट होते मिलेंगे, ठीक है। सोशल स्टैटिफिकेशन में भी आपको मिलेंगे। फिर आज के टाइम में जो है कंपैरिजंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कार्ल मार्क्स है और मैक्स वेबर है और डर्कहाइम है, तो ये 3 है, उनका जो थियरीज वो कैपिटलिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है, और आपको इग्नोयू के नोट्स अगर आप पढ़ोगे अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा कि क्योंकि उन्होंने टॉपिक वाइज दिया है कि जैसे कैपिटलिज्म है तो उसके ऊपर ये तीनों थिंकर्स के क्या क्या व्यूज़ हैं, ठीक है। तो नोट मेकिंग का मैं बता देता हूँ आपको, पर क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं। अगर आप लास्ट 10 साल के देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। थिंकर्स, स्ट्रेटिफिकेशन और सोशल चेंज, ये तीनों टॉपिक में काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अब एक क्वेश्चन है कि हाउ टू मेक नोट्स फॉर ऑप्शनल्स। देखो, नोट मेकिंग कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो, कम से कम आपको 2 रीडिंग करना है, उसके बाद ही आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आप फर्स्ट रीडिंग में नोट्स बनाने बैठोगे तो आप ऑलमोस्ट सारा का सारा एक नया बुक लिख दोगे, ठीक है। तो 2 बार टॉपिक को पढ़ो शांति से। जब पढ़ लोगे तो काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में प्रॉपर सेट हो जाएगी। फिर आपको जब नोट्स बनाओगे थर्ड रीडिंग में तो सिर्फ की पॉइंट्स और कीवर्ड्स ही लिखना होगा, उससे आप पूरा समझ जाओगे, ठीक है। और ऑप्शनल में अगर आप कोचिंग कर रहे हैं
तो आपको डिटेल में जो है सारे नोट्स बनाने हैं। और अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके जो सोर्सेज है वो काफ़ी फैले हुए हैं, 2-3 बुक नहीं है, जैसे मैंने कहा पेपर 1 में आप हरलम्बस अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप या तो उसका जेरोक्स निकलवा दो और उसमें हाईलाइट कर दो, या तो फिर उसको 2-3 बार पढ़ने के बाद उसी से नोट्स बना लो, ठीक है, जो आप इजीली समझ सको, बार बार आपको पूरा रेफरेंस मटेरियल जो है उसको पढ़ना ना पड़े। न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने चाहिए या नहीं? न्यूज़पेपर से आपको सोशियोलॉजी के लिए नोट्स बनाने चाहिए। जैसे पेपर 2 में काफ़ी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कास्ट से रिलेटेड कुछ आ रहा है, सोशल इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ आ रहा है, विमेंस इशू पे कुछ आ रहा है, एनवायरनमेंट इशूज़ पे कुछ आ रहा है, तो उसमें काफ़ी प्रोमिनेंट सोशल थिंकर्स जो अपने आर्टिकल्स लिखते हैं, जैसे जिन ड्रीज हैं, ठीक है, तो वो अपने आर्टिकल लिखते हैं अबाउट चिल्ड्रन एजुकेशन सिस्टम, तो वो सब में से आपको नोट्स बनाने चाहिए ऑप्शनल के लिए भी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हिंदी मीडियम में मिलते हैं क्या कोई? सर, आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। हाउ टू कनेक्ट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक पोर्शन इन सोशियोलॉजी, वो मैं आपको बताऊंगा एंड में। हम 2-3 आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे आज, ठीक है। टेस्ट सीरीज के बारे में मैं बता रहा हूँ हिमांशु आपको। हैंड राइटिंग मैटर करता है क्या? देखो, हैंड राइटिंग का ऐसा है कि जैसे ये मेरे हैंड राइटिंग है ऐसे, ठीक है, तो सामने वाला पढ़ सकना चाहिए। आप ऐसे लिखो कि जो लिखा है वो लेजिबल हो, ठीक है, उतना भी नहीं है कि मोती के दाने जैसे अक्षर होने चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं है, पर जो आपने लिखा है वो सामने वाला पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, बस उतना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑप्शनल में पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं आप, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है पूरा। एनसीईआरटी कौन सी रीड करनी, ओल्ड या न्यू? सोशियोलॉजी के लिए आपको न्यू एनसीईआरटी रीड करनी है, ठीक है। हरलम्बस और एसेंशियल सोशियोलॉजी कौन सी बुक पढ़ना है? और इन दोनों में भी पढ़ना है। देखो, हरलम्बस अगर आप पढ़ रहे हो तो एसेंशियल सोशियोलॉजी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरलम्बस में से अगर आपको टॉपिक्स नहीं मिल पा रहे हैं तो आप एसेंशियल सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट है क्या, या मैं आगे बढ़ूं? हाँ, एसेंशियल सोशियोलॉजी रिवीजन के लिए ही है वो। शॉर्ट नोट्स अगर आपको देखना है कि नोट्स कैसे बनाए जाने चाहिए, तो आप क्या करो, आप पहले जॉर्ज रिट्सर है उसमें से कार्ल मार्क्स पढ़ो, और फिर आप एसेंशियल सोशियोलॉजी को देखो कि उसने कैसे नोट्स बनाए हैं, ठीक है। वो नोट्स फॉर्म में ही है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आंसर राइटिंग की तरफ बढ़ता हूँ। टेस्ट सीरीज में आपको बता रहा हूँ आंसर राइटिंग में, ठीक है। आरोही, हिंदी मीडियम का भी बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स फॉर ऑप्शनल, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से, वो आप किसी जिसने इकोनॉमिक्स लिया उसको पूछिए, क्योंकि वो टेक्निकल सब्जेक्ट है थोड़ा। प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी हो सकता, हाँ मैंने सेल्फ स्टडी ही किया है, पर एक टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि आपको पता चले कि जो आप आंसर लिख रहे हैं वो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोचिंग इज़ नॉट एसेंशियल, और इग्नोयू के वीडियोस भी हैं, अगर आपको कोई टॉपिक में ऐसा लग रहा है कि जो लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इग्नोयू के वीडियोस हैं फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों, तो आप वो देख लीजिए, और उसमें DU JNU वहाँ से फैकल्टीज आके पढ़ाती हैं, ठीक है, तो आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फॉर पेपर 2 इग्नोयू नोट्स आर इनफ और हैव टू रीड SL दोषी ऑल्सो? SL दोषी मेनली आपको थिंकर्स के लिए पढ़ना है, अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हो तो, ठीक है, और अगर आप इंग्लिश में भी देना चाहते हो देन ऑल्सो SL दोषी बहुत अच्छा बुक है, उसमें सिर्फ आपको थोड़ा ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, बस वही है, अदरवाइज बहुत अच्छी बुक्स हैं उनके, ठीक है। तो मैं अब आंसर राइटिंग की बात करता हूँ। देखिए, सोशियोलॉजी में काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो अपने डे टू डे लाइफ में पढ़ते होंगे आप, जैसे किनशिप फैमिली के बारे में हम सबको पता है कि कंटेम्प्रेरी क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं फैमिली में, ठीक है, पर उसको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में लिखना इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है। तो जब हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एंथनी गिडन्स है, जिगमंड बॉमन है, उन सब ने कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स के बारे में लिखा है, ठीक है। अगर आपको कोई पूछेगा कि अभी फैमिली में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो आप क्या कहोगे कि भाई न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही हैं, इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा आ रहा है, और वैसी सब बातें हम करेंगे जो जनरली हम करते हैं। पर जब उसी चीज़ को आपको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में लिखना है तो आपको उसको सोशियोलॉजिकल जो थिंकर्स हैं उनकी जो थियरीज है उससे लिंक करके लिखना पड़ेगा। जैसे ये बात सच है कि न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं, पर आप IP देसाई की जो स्टडी है उसको कोट कर दो, ठीक है, तो उसमें ये कहा गया है कि न्यूक्लियर फैमिलीज डेफिनेटली बन रही है, बट द जॉइंटनेस इन द न्यूक्लियर फैमिली जो है
वो स्टिल इंटैक्ट है। तो व्हाट वी हैव इज नॉट अ ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली, बट देर आर न्यू फॉर्म्स ऑफ जॉइंट फैमिली दैट आर कमिंग अप। ठीक है, तो ये केस स्टडीज जब आप पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि हाँ भाई थोड़ा बहुत मुझे पता है, पर ये केस स्टडीज जब आप आपके आंसर्स में ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं उसको एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव डेवलप कैसे किया जाए। सबसे पहले आंसर जब हम लिखे तो वो सोशियोलॉजिकली सही है या कि जीएस जैसा आंसर लग रहा है। तो आप जब कभी भी आंसर लिखो, सोशियोलॉजी में हम थियरीज पढ़ते हैं, पर्सपेक्टिव्स पढ़ते हैं। ठीक है, फंक्शनलिस्ट एक पर्सपेक्टिव है, मार्क्सिस्ट एक पर्सपेक्टिव है, सोशल इंटरेक्शनिज्म है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, फेमिनिज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है। ये सारे जो पर्सपेक्टिव्स है उसका कहीं ना कहीं आपको आंसर में लिंक करना है। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम्पल, कोई एक टॉपिक आ जाता है आपके पास, जैसे पोषण अभियान आ गया, तो पोषण अभियान जो है उसको आपको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से आप लिख सकते हो कि किस तरह से जो गर्ल चाइल्ड है, शी इज़ अ विक्टिम ऑफ हिडन हंगर इन इंडिया। ठीक है, तो ये जितने अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, चाहे वो मार्क्सिस्ट हो, चाहे वो फंक्शनलिस्ट हो, फेमिनिस्ट हो, पोस्ट मॉडर्निस्ट हो, सोशल इकोलॉजिस्ट भी होता है कि इकोलॉजी जो है उसको कैपिटलिज्म कैसे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, फिर पावर थियरीज आप पढ़ेंगे, सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे। सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि जो लोअर रंग्स ऑफ सोसाइटी है, लोअर कास्ट, लोअर क्लास के लोग हैं, उनको कोई भी पॉलिसी डिसीजन कैसे इम्पैक्ट करता है, वो आप पर्सपेक्टिव लाइए। और जब आप डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ेंगे या और जो भी सबअल्टर्न थिंकर्स हैं उनको पढ़ेंगे तो उनकी थियरीज में कुछ कुछ कंसेप्ट आएंगे, वो कंसेप्ट आपको आपके आंसर्स में यूज़ करने हैं। ठीक है, उससे आपके आंसर में एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली 2 आंसर्स कैसे लिखने हैं बताता हूँ एंड में, पर एक ये बात हमेशा याद रखिए कि आपका आंसर जीएस की लैंग्वेज में कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपको थिंकर्स नहीं पता, आपको केस स्टडीज भी नहीं पता आंसर में, तो आप क्या करेंगे कि जो कंसेप्ट है उसको आप यूज़ करेंगे गिवन बाय एनी थिंकर, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। ठीक है, तो पहला काम है कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को अच्छे से समझना है और उसको हमारी डे टू डे लाइफ से लिंक करना है। सेकंड, कोई भी आंसर लिखें, जैसे मनरेगा का क्वेश्चन आ गया था एक बार। ठीक है, तो मनरेगा जब आप स्टडी करेंगे तो आपके पास कोई केस स्टडी तो होगा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे अगर किसी ने फ्रेश स्टडी किया होगा तो उसके रिजल्ट्स आपके पास नहीं होंगे, वो शायद कोई जर्नल में पब्लिश हुए होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि कोई भी एक पॉलिसी है या कोई भी एक लेजिस्लेशन है, उसका इम्पैक्ट कास्ट के ऊपर क्या होगा, क्लास सिस्टम के ऊपर क्या होगा, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो हमारा है, चाहे वो जेंडर बेस्ड हो, क्लास बेस्ड हो या कास्ट बेस्ड हो, उस पर क्या होगा, हमारा जो पावर स्ट्रक्चर है सोसाइटी में उसको वो कैसे अफेक्ट करेगा। ठीक है, और किनशिप जो टाइज है हमारे, रिलीजन एंड कल्चर है, एनवायरनमेंट है, वो सब चीज़ों में सोशल इनइक्वालिटीज़ है, उस सबको कैसे अफेक्ट करने वाला है। और इसी के साथ साथ जो सोशल इक्विलिब्रियम है, सोशल हार्मनी, सोशल इंटीग्रेशन, ये सारे टर्म्स आपको यूज़ करते रहना है बार बार आपके आंसर्स में। ठीक है, उससे कहीं ना कहीं एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आएगा आपके आंसर में। ठीक है, फिर जैसे कंसेप्ट है एलियनेशन है या तो हेजिमनी है, फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स है, फंक्शनल इक्विलिब्रियम है, फंक्शनल डिसइक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो वो सारे जेंडर स्टीरियोटाइप्स है, ये सारे कंसेप्ट्स आपको आपके आंसर के साथ इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाके आप कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रिहेंसिव सोशियोलॉजिकल आंसर लिख पाएंगे। और कई बार ऐसा भी होगा कि आपको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एग्जैक्टली नहीं पता है कि कोई थिंकर ने क्या कहा था, तो आज का जो टाइम है वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का टाइम है। ठीक है, इसलिए अगर आपने कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ा, जैसे लैंड रिफॉर्म का क्वेश्चन आ गया, अब लैंड रिफॉर्म में आपको पता नहीं है कि आप क्या लिखें, क्योंकि आपने सोशियोलॉजी का जो बुक पढ़ा था उसमें कोई थिंकर का इतना दिया नहीं था, पर आपने हिस्ट्री में बिपिन चंद्रा ने क्या कहा था वो पढ़ा था, तो बिपिन चंद्रा को कोट करके आप इंडियन लैंड रिफॉर्म के ऊपर लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी एक सोशल साइंटिस्ट है, भले वो हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हों पर वो भी सोशल साइंटिस्ट है। ठीक है, उसी तरह से पॉलिटिकल साइंस के कोई थिंकर को आपने पढ़ा है तो वो भी आप लिख सकते हो। अगर आप देखोगे तो हमारा जो पहला टॉपिक है, ठीक है, मॉडर्निटी का, तो मॉडर्निटी जब हम पढ़ते हैं तो हम पॉलिटिकल साइंस के और फिलोसॉफी के काफ़ी थिंकर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप कभी भी दूसरे सब्जेक्ट के थिंकर्स को भी यूज़ कर सकते हैं आपके आंसर में। तो अगर आपको सोशियोलॉजी के कोई स्पेसिफिक थिंकर का नहीं पता है तो आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अडॉप्ट करके दूसरे डिसिप्लिन से थिंकर्स के आइडियाज़ को बोरो कर सकते हो। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको काम आएगी आगे जाके। और एक बात हमेशा याद रखना कि जब कभी भी आप आंसर को मतलब कोई कंसेप्ट है, कोई थिंकर है, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो,
तो उसमें आपका पर्सपेक्टिव मत देना कभी भी, आपको कोई थिंकर जिसने क्रिटिसाइज किया वही देना, क्योंकि वही सही रहेगा। आपका उतना लेवल ऑफ नॉलेज नहीं होगा कि आप अपना कोई पर्सपेक्टिव बना के उसको क्रिटिसाइज करो। तो जब कभी भी आंसर में क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामिन लिखा है जहाँ पे आपको क्रिटिक प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको सामने कोई थिंकर या तो थियरी उसको यूज़ करके ही वो थिंकर को क्रिटिसाइज करना है, ठीक है। जैसे कार्ल मार्क्स को अगर आप क्रिटिसाइज करते हो, शायद आपको भी लगता होगा कि कार्ल मार्क्स की इतनी सारी क्रिटिसिज्म है, इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं, पर जब आप कार्ल मार्क्स के बारे में लिखो तो मैक्स वेबर को यूज़ करो, ठीक है, तो सी राइट मिल्स को यूज़ करो। आप अपना पर्सपेक्टिव अपने वर्ड्स में मत लिखना कभी भी, क्योंकि उससे आपके मार्क्स डाउन जाएंगे, ठीक है। हाय अनुराग। फिर दूसरा ये होता है कि जब हम आंसर राइटिंग करें तो क्या हम फुल लेंथ आंसर लिखें या माइंड मैप बनाएं या रफ स्केच बनाएं। देखो, जब शुरुआत में आप आंसर लिखने का ट्राई करोगे तो उतना फ्लो में पूरा आंसर आप नहीं लिख पाओगे 2-3 पेज का। तो आप क्या करो, आपके दिमाग में वो क्वेश्चन से रेलेवेंट जितने भी आइडियाज आते हैं उसको सिर्फ आप पेन डाउन करते जाओ कि मेन कौन से कंसेप्ट है, कौन कौन से थियरी थिंकर्स है जिसको मैं इससे इंटरलिंक कर पा रहा हूँ। जैसे एलियनेशन का एक कंसेप्ट है, ठीक है, तो एलियनेशन के कंसेप्ट में आपको पता होगा कि कार्ल मार्क्स के बारे में आप पढ़ते हो, पर कार्ल मार्क्स के अलावा और भी थिंकर्स जिसने एलियनेशन के बारे में लिखा है, जैसे सी राइट मिल्स ने लिखा हुआ है, ठीक है, उसी तरह से हीगल ने लिखा हुआ है, तो वो भी आप कोट करते रहिए। उससे क्या होगा कि आपका आंसर ज़्यादा एनरिच होगा और वन साइडेड नहीं रहेगा, ठीक है। फिर आता है कि टाइम कैसे अलॉट करें क्वेश्चंस में। तो 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक होते हैं 10 मार्क वाले और दूसरे होते हैं 20 मार्क्स के। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें आप ट्राई करिए कि 7 मिनट्स के अंदर आपका आंसर फिनिश हो जाए, और 20 मार्कर्स जो हैं वो 15 मिनट्स के अंदर आपका आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आप 3 घंटे में पूरा पेपर लिख पाएंगे। अदरवाइज ऑप्शनल के पेपर्स जो है थोड़े लेंथी होते हैं, क्योंकि डायनामिक भी क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए उसको समझ के फिर लिखना है आपको, ठीक है, और वो प्रैक्टिस से ही आएगा। तो प्रैक्टिस आपको करना शुरू कर देना है। एज सुन एज प्रीलिम्स गेट्स ओवर आपका आंसर राइटिंग शुरू हो जाना चाहिए, चाहे वो जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो। और प्रीलिम्स के पहले भी अगर टाइम है तो वीकेंड्स पे लिख दो आंसर्स, ठीक है। कोई भी रैंडम टॉपिक आप पकड़ लो और उसके ऊपर आंसर, मतलब एक माइंड मैप जैसा तैयार कर दो, तो रफ स्केच बना लो, ठीक है। कोई स्कीम आ गई गवर्नमेंट की, स्वच्छ भारत अभियान आ गया, ठीक है, तो उसको कैसे सोशल हाइजीन से उसको लिंक कर दो आप, ठीक है, सोशल बिहेवियर से लिंक कर दो, सोशल इंटरेक्शन से कर दो, ठीक है, कि हाउ सोसाइटी इज क्रिएटिंग प्रेशर ऑन पीपल टू चेंज देयर बिहेवियर, ठीक है। तो उस तरह से आप उसको लिंक करने का ट्राई करो। फिर एक क्वेश्चन है कि भाई टेस्ट सीरीज कौन सा करें हम, कोचिंग कौन सा करें। अभी किसी ने कोचिंग का भी पूछा है। देखो, कोचिंग बहुत सारे हैं, आप जो करना चाहो वो मार्केट में काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। अगर आपको खुद ब खुद तैयार करना है तो भी आप कर सकते हो। देखो, उपेंद्र सर जो है पेपर 1 के लिए बहुत फेमस है, पेपर 2 के लिए महापात्रा सर फेमस है, प्रवीण पांडे सर है, प्रवीण किशोर सर हैं, ठीक है। सबके जो है रिव्यूज़ मिक्स्ड हैं, किसी के 100% पॉजिटिव रिव्यूज़ नहीं हैं। विकास रंजन सर है। आप किसी भी एक का डेमो लेक्चर्स अगर वहाँ पे आपको मिलते तो आप अटेंड करिए, या तो फिर आप खुद ब खुद तैयारी करें। मैंने किसी का कोचिंग नहीं लिया था, ठीक है, मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लिया था। तो कोचिंग इज़ नॉट मैंडेटरी, बट टेस्ट सीरीज़ में कहूँगा कि आप मैंडेटरी रखिए, क्योंकि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इतना आसानी से डेवलप नहीं होगा, थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा, और वो टेस्ट सीरीज़ से आएगा आपका, ठीक है। मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ करवाया था, एक प्रवीण पांडे सर का करवाया था और एक स्मार्ट लीडर्स का करवाया था। दोनों जो है ठीक ठाक थे, अच्छे थे। प्रवीण पांडे सर का ये था कि प्रवीण पांडे सर जो इवेल्युएट करते थे आंसर्स वो बहुत अच्छे से करते थे, कमेंट्स वगैरह सब लिख के मार्क्स देते थे और समझाते भी अच्छा थे, ठीक है। स्मार्ट लीडर्स आईएएस का डिस्कशन बहुत अच्छा होता था। स्मार्ट लीडर्स आईएएस में क्वेश्चंस भी कुछ डायनामिक वो पूछ लेते थे, तो एक तरह से आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता था उनके डिस्कशन में। तो दोनों अच्छे हैं और दोनों रीजनेबल है, उतने एक्सपेंसिव नहीं है। स्मार्ट लीडर्स आईएएस आई थिंक 10,000 या 12,000 में ही है, तो वो अफोर्डेबल है, आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा विकास रंजन सर हैं, वाजीराम के टेस्ट होते हैं, पर वाजीराम में तकलीफ ये है कि 4 या 6 ही टेस्ट होते हैं उसके, तो अगर आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपके 2-3 अटेम्प्ट आपने ऑलरेडी दे दिए हैं तो फिर आप वाजीराम का करवा सकते हो, या विजन आईएएस का भी है, स्मृति मैम वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिव्यू है उनका भी, तो आप कोई भी करवा सकते हो, ठीक है। आप कोरा में जाके रिव्यूज़ पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा। तो
इट इज़ नॉट कंपलसरी टू हैव कोचिंग, बट टेस्ट सीरीज आप करवाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और सबसे बेस्ट हमेशा सेल्फ प्रैक्टिस ही रहता है। आप खुद ब खुद पढ़िए, खुद ब खुद आंसर लिखिए, ठीक है। एक ग्रुप बना लीजिए टेलीग्राम वगैरह पे, तो काफ़ी लोग आपको मिल जाएंगे जो सीरियस कैंडिडेट हैं। वैसे 4-5 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप बना लीजिए और आप आंसर शेयर करके एक दूसरे के इवेल्यूएट करिए। पीयर इवेल्यूएशन से भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने मतलब पता चल जाएगा, क्योंकि हर एक जो है सेम बुक पढ़ेगा, बट काफ़ी चीज़ें आप इग्नोर कर जाएंगे पढ़ने में, ठीक है। कुछ लोग एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं, ज़्यादा उनको इंटरेस्ट आ जाए तो वो ओरिजिनल जो बुक्स है वो पढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे सीरियस कैंडिडेट 4-5 है उसका ग्रुप बनाइए और उसमें आप पढ़िए। तो सेल्फ स्टडी मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहता है। वो टाइम भी सेव कर लेता है आपका, और ऐसे पीयर इवेल्यूएशन आपको अगर कोई अच्छा मिल जाता है तो बिना खर्चे के आपका जो है यूपीएससी निकल जाएगा, ठीक है। तो आंसर राइटिंग में मेनली ये सारी चीज़ें हैं। एक तो आपको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव डेवलप करना है, वो पर्सपेक्टिव ऐसे डेवलप नहीं होगा, थोड़ा आप पढ़िए और फिर जो आप पढ़ रहे हैं उसको प्रेजेंट सिचुएशन के साथ लिंक करिए, ठीक है। जब आप लिंक करने लगेंगे, जैसे ऑक्सफैम का रिपोर्ट आता है बार बार, तो ऑक्सफैम का रिपोर्ट क्या बताता है, उसको आप कार्ल मार्क्स से जो है लिंक कर दीजिए, ठीक है, कि किस तरह से कैपिटलिज्म में सोशल इनइक्वालिटीज़ डे टू डे बढ़ती जा रही है, गिग इकोनॉमी डेवलप हो रही है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कार्ल मार्क्स से लिंक कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें आप फंक्शनलिस्ट से लिंक कर सकते हैं, कुछ चीज़ें फेमिनिज्म से भी आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि कौन सी थियरी के साथ कौन सा इशू लिंक हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ आप करवा लीजिए कोई भी। हिंदी मीडियम में टेस्ट सीरीज़ कौन सा है, हिंदी मीडियम का मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, आप गूगल कर लीजिएगा उसके लिए। बट दक्ष आईएएस जो है आई थिंक प्रवीण पांडे सर का, वो हिंदी में भी करवाते हैं, तो एक बार आप देख लेना। एसएस पांडे सर भी हैं, धर्मेंद्र आईएएस हैं, पर उनका रिव्यू मुझे बहुत आइडिया नहीं है, तो आप कहीं पे किसी और को पूछ लीजिए जिसने हिंदी में दिया हो, तो आपको परफेक्ट पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ डाउट हो तो बताइए, वरना हम आगे बढ़ते हैं। 3 साल बाद एग्ज़ाम देने हैं तो खासा कैसे शुरू, अच्छा ओके। अगर कोई ऐसा है कि जो इस साल अटेम्प्ट नहीं दे रहा है, नेक्स्ट ईयर है तो 2-3 साल बाद देने वाला है, जिसका ग्रेजुएशन अभी चल रहा है, ठीक है, तो वो लोगों के पास तो काफ़ी टाइम है। अगर आपको ऑप्शनल अच्छे से पढ़ना है तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए। हल्लम्बस एंड हल्बन जो है काफ़ी बड़ा बुक है, पर उसमें जो आपके टॉपिक्स हैं सिलेबस के, उससे रिलेटेड काफ़ी डिटेल में दिया गया है, ठीक है। जब आपके पास बहुत टाइम नहीं है तो आपको पूरे चैप्टर्स भी नहीं पढ़ने हैं, पर अगर आपके पास 2-3 साल है भी तो आप उसको कवर टू कवर पढ़िए, ठीक है। उसको पूरा का पूरा इंटरनलाइज कर दीजिए और प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स आ रहे हैं उसको देखते रहिए सिर्फ, ठीक है। उससे आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। 2-3 साल है तो आपके पास मतलब आप सोशियोलॉजी में एक्सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास 3-4 महीने हैं तो उसके लिए मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी आपको न्यू ही पढ़ना है सोशियोलॉजी में। और आरबीआई ग्रेड बी एज अ बैकअप ऑप्शन आप कुछ भी रखिए, आरबीआई ग्रेड बी भी अच्छा है, या और भी कोई जॉब रखिए, ठीक है। पर ऐसा जॉब रखना कि जिसमें आप यूपीएससी के लिए टाइम दे पाओ, उतना हेक्टिक, जैसे बैंक पीओ का अगर आप जॉब लोगे, ठीक है, तो आपको उसको रिज़ाइन करना ही पड़ेगा थोड़े टाइम में, ठीक है। तो बैकअप ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप यूपीएससी के ऊपर फोकस कर सके। जैसे मैंने बैंकिंग पीओ के 3 एग्ज़ाम क्लियर किए थे और आरबीआई असिस्टेंट क्लास 3 का किया था, तो मैंने आरबीआई असिस्टेंट का एक्सेप्ट किया था क्योंकि वहाँ पे मैं यूपीएससी के लिए पढ़ सकता था, उसमें उतना वर्कलोड नहीं होता है, ठीक है। तो बैकअप ऑप्शन ऐसे रखना कि आप आपका मेन जो टारगेट है उसको उसके लिए टाइम डिवोट कर सको, ठीक है। ओके, और कोई डाउट है? चलो ठीक है, 2 टॉपिक मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं। लेट्स सी आप में से कोई ऐसा है जिसने सोशियोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़ा है पहले, कि बिल्कुल नहीं पढ़ा है? ऐसे ही लोग हैं सब, फ्रेशर्स हैं सब, या कोई है जिसने 1-2 अटेम्प्ट दिए हैं सोशियोलॉजी के साथ? अच्छा ओके, और कोई है? पिक्चर मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। सोशियोलॉजी ऐसा कोई है जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है या सबने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है? वो आप फटाफट लिखिए चेक बॉक्स में।
तो उस हिसाब से हम आंसर्स डिस्कस करते हैं दो। ठीक है, आरोही ने पढ़ा है, पूजा इज़ फ्रेशर्स हैं हिमांशु भी। ओके, काफ़ी सारे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ही हैं। तो आपने मतलब सोशियोलॉजी पढ़ना शुरू भी नहीं किया, ऐसा है क्या, या थोड़ा बहुत पढ़ा है? चलो ठीक है, सब फ्रेशर ही हैं। ओके, जैसे अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आप सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कैसे देखेंगे, कोई बता सकता है? सोशियोलॉजी ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम, कोई कौन से टॉपिक के ऊपर आप जो है आंसर लिखेंगे, कौन से पर्सपेक्टिव से आप आंसर लिखेंगे, कोई बता सकता है? ठीक है, कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ है सोशियोलॉजी। तो आप बताइए कि अगर आपको पूछे क्वेश्चन के सोशियोलॉजी ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मैं एकदम ऑफ द बीट टॉपिक लेके आपको समझाना चाहता हूँ कि सोशियोलॉजी का आंसर कैसे लिखा जाए। ठीक है, आरोही एंड एक और है, आप बता सकते हैं क्या? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, वैक्सीनेशन प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं रोज़, तो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी रिपोर्ट्स मिल रहे हैं कि यूएन का रिपोर्ट आया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, दे आर टेकिंग जो मेजॉरिटी ऑफ द वैक्सीन्स हैं। ठीक है, हाँ, बस सोशल इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन्स, ये एक टॉपिक है जिसके ऊपर आप पूरा आंसर लिख सकते हो। ठीक है, कि किस तरह से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं दे आर टेकिंग मैक्सिमम वैक्सीन्स, और जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे 0.2% ऑफ ऑल कोविड शॉट्स आर गिवन। ठीक है, ये टॉपिक को पकड़ के जिस तरह से ग्लोबल डिवाइड है वर्ल्ड में, नॉर्थ साउथ का ले लो या ईस्ट वेस्ट का ले लो, किस तरह से ग्लोबल वैक्सीन इनइक्वालिटी आपको देखने मिल रही है। ठीक है, हाउ डेवलप्ड कंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल लुकिंग फॉर देयर पॉपुलेशन, एंड लोअर इनकम कंट्रीज जो हैं दे आर लेफ्ट टू फेंड फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, अपना अपना देख लो, वैसा हो गया है। तो एक एंगल जो है वो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से आप लिख सकते हो कि किस तरह से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ है, वो अपनी वैक्सीन्स जो है बचा के रख रही है, स्टॉक करके रख रही हैं, और जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनके पास ना तो टेक्नोलॉजी उतना अच्छा है, ना साइंटिफिक एडवांसेस वहाँ पे इतने हुए हैं, सो दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़। तो डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी एक कंसेप्ट आता है हमारे सोशियोलॉजी में, चैप्टर 10। ठीक है, उसके साथ लिंक करके आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये एक टॉपिक हो गया। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी किस तरह से वर्क करती है, डिपेंडेंसी कल्चर कैसे डेवलप हुआ है, ग्लोबल डिवाइड कैसे हुआ है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का। ठीक है, इंडिया को भी जो है थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। ठीक है, तो इस हिसाब से नॉलेज कैपिटलिज्म, नॉलेज कैपिटलिस्ट जो है, हाउ दे आर हैविंग मोनोपोली ओवर नॉलेज, एंड हाउ दोज हु आर डिप्राइव्ड ऑफ इट, वो किस तरह से ऐसे टाइम्स में जो है सफ़र कर रहे हैं, वो एक एंगल से पूरा आंसर लिख सकते हो। इसके अलावा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जब चल रहा था तो सोशल कॉन्टैक्ट, सोशल मीडिया, किस तरह से रूमर्स स्प्रेड किए गए थे। ठीक है, ये इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव हो जाएगा कि सोशल इंटरेक्शन से किस तरह से हमारा एक व्यू पॉइंट चेंज किया गया। जो रूमर्स स्प्रेड किए जा रहे थे उसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ सोशल जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसके ऊपर, वो आप बता सकते हैं कि वैक्सीन लेने में लोग डरने लगे फिर। ठीक है, क्योंकि बेकार के रूमर्स, एक नेगेटिविटी क्रिएट किया गया सोशल मीडिया पे, जिससे लोग डरने लगे कि भाई वैक्सीन लेने से जो है साइड इफेक्ट हो रहा है, तो लोगों की मौत हो रही है, जबकि ऐसा मेडिकली प्रूवन नहीं था। ठीक है, तो सोशल इंटरेक्शन किस तरह से प्रोग्राम में अड़चन बन रहा था, वो आप बताएंगे सोशल इंटरेक्शन इस पर्सपेक्टिव से। तीसरा, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव भी आप ले सकते हैं कि किस तरह से सोसाइटी जो है एज अ होल आगे आई है। ठीक है, काफ़ी लोगों ने पीएम केयर्स फंड में डोनेशन किया है, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, एक्टर्स भी हैं। तो जो अपर क्लास के लोग हैं दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन द फंड सो दैट वो वैक्सीन फ्री में लोगों को मिल पाए। ठीक है, तो एक हो गया आपका मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव जिसमें आप इनइक्वालिटी की बात कर सकते हो। दूसरा पर्सपेक्टिव हो गया इंटरेक्शनिस्ट, कि किस तरह से सोशल इंटरेक्शन जो होता है सोशल मीडिया पे, उससे वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरा का पूरा इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, जो रूमर्स फैलाए गए, जो कल्चरल नॉर्म्स कुछ कुछ कम्युनिटीज़ के थे, उस वजह से वैक्सीन लेने में जो है डिले हो रहा था। ठीक है, उसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हो।
और फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जब आप बात करोगे तो उस टाइम पे कॉरपोरेट्स ने किस तरह से हेल्प किया बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन जो सप्लाई है, चाहे 1000 बेड या 500 बेड का हॉस्पिटल क्रिएट किया गया या फंड्स प्रोवाइड किए गए पीएम केयर्स फंड में। तो इसमें एक कंसेप्ट होता है कंपैशनेट कैपिटलिज्म का, ठीक है, ये टर्म आप लिख लीजिए। कंपैशनेट कैपिटलिज्म जो है वो किस तरह से हमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम के टाइम पे या तो कोविड टैकल करने के टाइम पे हमें देखने मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को डिप्लॉय करिए और आप 3 पेज का आंसर आराम से लिख सकते हैं अगर 20 मार्क्स में भी आ गया ऐसा। ये एकदम ऑफ द बीट क्वेश्चन है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जनरली सोशियोलॉजिकल डायमेंशन आपको पूछेंगे नहीं, बट वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आप कैसे उसको टैकल कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सर WHO के बारे में थोड़ा और इंट्रो कर सकते हैं और बॉडी पार्ट में उसका पॉजिटिव नेगेटिव बता सकते हैं, सोसाइटी ने कैसे क्या कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, ठीक है। तो सोशल इक्विलिब्रियम जो पहले था इन प्री कोविड टाइम्स, कोविड आने से जो इक्विलिब्रियम या सोशल स्टेबिलिटी थी वो अनस्टेबल हो गया थोड़ा, और फिर लोग साथ में आए और किस तरह से स्टेट ने हेल्प किया और चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो गई, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया सोशियोलॉजी ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम, कैसे आप लिख सकते कोई भी आंसर, ठीक है। उसी तरह से एक टॉपिक जो पूछा गया था लास्ट ईयर, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, एक टॉपिक पूछा गया था सती प्रथा के ऊपर। अगर आपने पढ़ा हो प्रीवियस ईयर पेपर, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था वो सती प्रथा जो था उसके ऊपर था। तो आप लोगों को क्या लगता है कि सती प्रथा आपको किस तरह से लिखना चाहिए? सती प्रैक्टिस के ऊपर अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप कौन से एंगल से उसका आंसर लिखेंगे? कमेंट्स में कोई लिख सकता है क्या, या मैं बता दूं सीधा? जस्ट ट्राई करिए आप कि कौन से डायमेंशन से आप सती के ऊपर लिखेंगे। चलो ठीक है, देखिए जब कभी भी कोई विमेंस इश्यूज आते हैं, जैसे सती का क्वेश्चन आ गया, अगर आपको जीएस में सती का क्वेश्चन पूछेंगे तो आप क्या क्या लिखेंगे? राजा राम मोहन रॉय के बारे में लिखेंगे, विलियम बेंटिंग के बारे में लिखेंगे, सती एबोलिशन एक्ट जो आया था 1829 में उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से पूरा लिखेंगे। पर जीएस का जो आंसर है वो अलग होता है। सोशियोलॉजी में यही टॉपिक आप कैसे लिखेंगे? अगर आपने पेपर 2 में थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो लास्ट चैप्टर है आपका चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, वहाँ पे वुमेन्स इश्यूज का एक टॉपिक आता है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है, सही बात है आपकी। हिस्ट्री से नहीं लिखेंगे आप आरोही, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको, देखो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल साइंस का जो पर्सपेक्टिव है, ये सब आपको तब यूज़ करना है जब आपके पास सोशियोलॉजी से आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए वुमेन्स इश्यूज का जब टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसमें एक टॉपिक आता है वीना दास का, देवी दासी डाइकोटॉमी, ठीक है। वहाँ पे एक एससी दुबे जो है, एससी दुबे कहते हैं कि कन्या जो है इट इज़ मेंट फॉर दान एंड दक्षिणा, मतलब शी इज़ बिन ऑब्जेक्टिफाइड, कि उसको गिफ्ट में दे दिया जाता है। एक तीसरा टॉपिक आता, एक तीसरा कंसेप्ट है मैरी डेली, जब आप पेपर 1 में चैप्टर 5 पढ़ेंगे, ठीक है, जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन, तो उसमें मैरी डेली का भी एक कंसेप्ट आता है डेरिवेटिव स्टेटस का। ये 3 पर्सपेक्टिव आपको लेके पूरा आंसर डेवलप कर सकते हैं। डेरिवेटिव स्टेटस का मतलब ये होता है कि जो भी पेट्रियार्कल सोसाइटी है वहाँ पे विमेन का स्टेटस जो है उसके मेल काउंटर पार्ट से डिराइव किया जाता है। पहले वो किसी की बेटी होती है, फिर वो किसी की पत्नी बन जाती है, किसी की माँ बन जाती है, उसका इंडिपेंडेंट कोई स्टेटस नहीं होता है, ठीक है। और पेट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है कि विमेन जो वाइफ है शी इज सबऑर्डिनेट टू हस्बैंड, ठीक है, उसकी जो पूरी लाइफ है वो हस्बैंड की सेवा में जानी चाहिए। सो वंस हर हस्बैंड इज नो मोर एग्जिस्टिंग शी हैज़ टू सिट ऑन द फ्यूनरल पायर, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है पेट्रियार्कल सोसाइटी में विमेन का, और उसी के चलते उसका एक एक्सट्रीम वर्जन सती प्रथा है कि जहाँ पे अगर आपका पति है ही नहीं तो आपको जीने का अधिकार ही नहीं है, ठीक है। सती जो है शुरुआत में शायद वॉलंटरी हो सकता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो एक कंपल्शन बन गया। अपर क्लास जो थी, अपर कास्ट, वो अपना स्टेटस दिखाने के लिए कहीं ना कहीं ये प्रथा को प्रमोट कर रही थी।
ठीक है, तो सोशल कस्टम का एंगल आप लाएंगे बीच में। आप देवी दासी डाइकोटमी में क्या कहा गया है कि रिलीजन में विमेन की जो है पूजा की जाती है, बट सोशल रियलिटी की जब हम बात करते हैं तो शी इज ट्रीटेड एज अ सर्वेंट, शी इज ट्रीटेड एज अ सेकेंडरी जेंडर, सेकेंड जेंडर, ठीक है, शी इज नॉट ट्रीटेड एज एन इक्वल सेक्स, ठीक है। तो वही चीज़ आपको बतानी है। आप देवीदासी डाइकोटोमी का यूज़ कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन कर सकते हैं, जैसे एस सी दुबे ने कहा था कि कन्या जो है, जो गर्ल चाइल्ड है, शी इज़ मेंट फॉर दान एंड दक्षिणा, ठीक है। उसी तरह से आप मैरी डेली का जो कंसेप्ट है डेरिवेटिव स्टेटस का, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एज अ फॉर्म ऑफ पेट्रियार्कल डोमिनेशन ओवर वुमेन, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग पर्सपेक्टिव्स ला सकते हैं। फिर आप जो है, अगर सती वॉलेंटरी हुआ होगा शायद कभी, जैसे जौहर जो है वो वॉलेंटरी काफ़ी वुमेन कर लेती थी ताकि वो इन्वेडर्स से अपने आप को बचाना चाहती थी, ठीक है। तो अगर वो वॉलेंटरी हुआ है, सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सुसाइड, तो आप उसको इमाइल डरखाइम से लिंक कर दीजिए। इमाइल डरखाइम जो है फेटालिस्टिक सुसाइड और अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड की बात करते हैं, ठीक है। तो वो सुसाइड से आप उसको लिंक करिए और आपके आंसर में वो पर्सपेक्टिव भी ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो सोशल इंटीग्रेशन, सोशल कंट्रोल, इस तरह से आप अलग अलग टॉपिक से उसको लिंक करके जब आंसर लिखेंगे तो जो सामने वाला है इवेल्यूएटर, वो भी सोचेगा कि भाई ये बंदा है, बंदी जिसने आंसर लिखा उसमें बहुत दम है, ठीक है। तो आप आपका आंसर हमेशा इस तरह से ट्राई करिए कि आप सोशियोलॉजी डायरेक्ट सती के बारे में आप पूरे पेपर 1 पेपर 2 में कहीं नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बट पेपर 1 पेपर 2 में काफ़ी सारे थिंकर्स ने ऐसा कुछ कहा है जो आप सती से लिंक कर सकते हैं या विमेन इश्यूज से लिंक कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से आंसर को डिराइव करना है फ्रॉम द क्वेश्चन एंड फ्रॉम व्हाट यू रीड। डायरेक्ट आंसर्स आपको काफ़ी बार नहीं मिलेंगे, आपको जो आपने पढ़ा है उसको इंटरलिंक करके आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर्स लिख सकते हैं सोशियोलॉजी में। अब आपको कुछ स्पेसिफिक डाउट्स हो तो आप बताइए। दिस वॉज फ्रॉम माई एंड। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, सोशियोलॉजी स्पेसिफिक या और इन जनरल कोई डाउट है। डिड यू टेक एनी कोचिंग बिफोर गिविंग इनटू यूपीएससी? मैंने कोचिंग लिया था, पर मैंने सारे कोचिंग जो है बीच में से छोड़ दिए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मुझे नहीं मिल रहा था वहाँ से, ठीक है। तो कोचिंग के लिए मैं तो हमेशा मना ही करता हूँ लोगों को, सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का मैं सजेशन देता हूँ। कोचिंग जो है काफ़ी बार वेस्ट ऑफ टाइम होता है, टाइम एंड मनी दोनों। तो वो आप खुद ब खुद पढ़ेंगे तो आप जल्दी बता देंगे, ठीक है। और कोई डाउट्स है किसी को, या हम सेशन क्लोज करें? कंक्लूजन थिंकर्स के पर्सपेक्टिव में देना होता है या अपना व्यू? देखिए, आप कंक्लूजन अपने आप दे सकते हैं, नॉट एन इशू, बट कंक्लूजन भी जब दो तो एकदम नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज मत लिखना, ठीक है। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आपका इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक चलना चाहिए। जैसे सती वाला टॉपिक जो है, सती का जो टॉपिक है उसमें आपने सारी चीज़ें लिखी। जब आप कंक्लूड करने जाएं तो आप सोशल इक्वालिटी की बात करिए, आप जेंडर इक्वालिटी की बात करिए, जेंडर कॉन्शियसनेस की बात करिए। जैसे कार्ल मार्क्स बात करते हैं क्लास कॉन्शियसनेस की, तो जेंडर कॉन्शियसनेस भी हमें डेवलप करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से दोनों जो जेंडर हैं और जो थर्ड जेंडर भी है अब तो सभी को इक्वल राइट मिले सोसाइटी में, ठीक है। फिर हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन दैट स्टार्ट फ्रॉम सम फ्रेसेस। देखो, फ्रेसेस से क्वेश्चन अगर शुरू हो रहा है तो उसमें क्या पर्सपेक्टिव आपसे डिमांड किया जा रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखना है। हाउ टू प्रिपेयर वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ इन पेपर 1। अब देखो, ये जो टॉपिक है ना, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, ये बहुत ही डाइसी है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा प्रॉपर। तो आप उसमें जो नितिन सांगवान का बुक है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। या तो किसी के तुषारांशु के नोट्स हैं, एक टॉपर हैं पहले के, उनके नोट्स आप पढ़ सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़, एक बार टेस्ट सीरीज़ मैंने पहले भी कहा, मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ जो है करवाए थे। एक प्रवीण पांडे सर का था जो ठीक ठाक था, और दूसरा था बाय स्मार्ट लीडर्स IAS। वो मुझे डिस्कशन बहुत अच्छे लगे थे उनके, और उससे काफ़ी सीखने मिला था मुझे। तो आप वो करवा सकते हैं, वो काफ़ी किफ़ायती होता है सबके लिए। या विकास रंजन, प्रवीण किशोर, काफ़ी सारे हैं मार्केट में, बट ये दोनों ठीक ठाक थे, नॉट बैड। सर कंसिस्टेंसी के लिए कुछ, कंसिस्टेंसी के लिए एक ही चीज़ है कि आप ये एग्ज़ाम दे क्यों रहे हैं, आपको मोटिवेशन क्या है। जब तक इनर मोटिवेशन नहीं होगा, मैं कितना भी आपको बोलूँ वो 2-3 दिन तक इफेक्टिव रहेगा। आपका कुछ पर्पज़ होना चाहिए यूपीएससी में जब आप जा रहे हो, तो वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी
सोशल चेंज, इट कैन बी द पावर विच कम्स विद, इट कैन बी द प्रेस्टीज, वो आपको पता होना चाहिए आपका क्या है। तो कंसिस्टेंसी, जब तक इनर मोटिवेशन नहीं है तब तक नहीं आएगा, ठीक है। और बेस्ट कौन सी टेस्ट सीरीज है? टेस्ट सीरीज देखो यार, सब ठीक ठाक है। आपको जो रिव्यूज़ मिलते हैं सिर्फ आप उसको इनकॉर्पोरेट करते रहिए आपके आंसर्स में और उसको इम्प्रोवाइज़ करिए बस। विकास रंजन सर का भी अच्छा है, उनका रिव्यू अच्छा है। स्मार्ट लीडर्स का पर्सनली मुझे पसंद आया था, तो आप वो कर सकते हैं। वर्ड लिमिट फॉर बोथ 10 एंड 20 मार्कर्स। 10 मार्क्स के लिए 150 वर्ड्स हैं, तो 1.5 से 2 पेज लिखना है। 20 मार्क्स में आपका लिमिट है 250 वर्ड्स का, तो आपको 3 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है, भले वो 4 या 5 पेज दे आपको। नितिन सांगवान सफिशिएंट है? नहीं है बिल्कुल, आपको और पढ़ना पड़ेगा। नितिन सांगवान जो है वो मेनली रिवीजन पर्पस के लिए, ठीक है। ओके, और कोई डाउट्स? सो सेशन हम क्लोज करें अब। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वो आप टेंशन मत करिए। कंसिस्टेंसी का हो गया। कैन यू हेल्प मी फॉर प्रिपेयरिंग यूपीएससी? हम वीडियोस बनाते रहेंगे और अगर आपको कोई इशू है तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वी विल श्योरली गाइड यू। ओके, आई थिंक ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। ओके, सो लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू हिमांशु फॉर अटेंडिंग इट। ओके, thank you everyone and stay safe. Bye bye.